दोस्तों पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में शांति। मैं हूं ज़कीउर रहमान वड़ाइच और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। दोस्तों ज़रा सोचिए, आज एक बार फिर क्यों पाकिस्तान में एक ऐसी तहरीक का आगाज़ हुआ है जिसका बज़ाहिर अपोजिशन को भी कोई फौरी फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि इन्होंने एक मकबूलियत के ग्राफ से गिरते हुए इमरान खान को दोबारा मकबूल बनाकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। असर के वक्त इस रोज़े को खोलने की इतनी जल्दी क्यों थी? दोस्तों पाकिस्तान 70 साल के बाद अपनी गाड़ी का रुख बिल्कुल इसी तरफ मोड़ रहा है जिस पर लियाकत अली खान ने अगस्त 1949 में रूस जाने की दावत कबूल करके किया था, फिर इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए खुद को अमेरिका की झोली में डाल दिया था। आज पाकिस्तान जिस दुराहे पर है, इसमें मसलसल अमेरिकी गुलामी इसे इस हालत पर ला सकती है कि वो अपनी माशी बका के लिए अमेरिका का हर मुतालबा तस्लीम करे, जिसमें एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना भी शामिल हो। दूसरी जानब पेंटागन की चीन को महदूद करने और रूस के नासूर को ख़त्म करने की पॉलिसी बताती है कि सिर्फ दो ही मुल्क ऐसे हैं जहां सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके रूस और चीन के समंदरी रास्तों को रोका जा सकता है, एक यूक्रेन और दूसरा पाकिस्तान। दोस्तों यूक्रेन में ये तमाशा 2014 में शुरू हुआ। पहले अमेरिकी और यूरोपीय सफीर अपोजिशन से मिले, फिर अदम अतमाद पेश हुई और फिर मुल्क में हंगामे कराए गए। रूस नवाज हुकूमत बरतरफ हो गई, लेकिन इससे पहले कि वहां अमेरिकी गलबा मुस्तहकम होता, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस हमले से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान में भी वही कुछ दोहराया जाना शुरू हुआ जो यूक्रेन में हुआ था। अब ये इसका आखिरी राउंड चल रहा है। दोस्तों अमेरिका यूक्रेन को मुस्तहकम रखकर अपना वजूद चाहता था और पाकिस्तान को मुसलसल अबतर और परेशान हाल रखकर यहाँ चीन के रास्ते को बंद करना चाहता है। दोस्तों सिर्फ चंद दिनों में फैसला हो जाएगा कि इस मुल्क ने मुसलसल अबतर और बर्बाद रहना है या अमेरिकी खौफ से आज़ाद। दोस्तों गुज़िश्ता चंद सालों से कुछ सियासतदान अपने तजर्बे से इस गमान में आ गए थे कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कभी और किसी भी वक्त आलमी ताकतों पर मुश्तमिल एस्टेब्लिशमेंट के दबाव से मतियो फरमा बरदार बनाया जा सकता है। कुव्वत व इक़्तिदार के इस खेल का पहला तमाशा इस वक्त हुआ जब परवेज़ मुशर्रफ तमाम तर कुव्वत व इक़्तिदार के बावजूद इस कदर मजबूर बना दिया गया कि नवाज शरीफ अपने तमाम घराने, साजो सामान और नौकरों समेत रातों रात इसके शिकंजे से आज़ाद होकर आरामदा सर्विस पैलेस में जा बसा। थोड़े ही अरसे बाद जब आलमी इस्टेब्लिशमेंट की इस कुव्वत का अंदाज़ा बेनज़ीर को हुआ तो इसने भी ऐन इसी लम्हे जब वो नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत कर रही थी, दुबई में आलमी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके कारिंदों से NRO के लिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए थे। दोस्तों पाकिस्तान इस वक्त हिफ्ज़े इक़्तिदार, गलबा, कुव्वत और कंट्रोल की सारूही लड़ाई में दंसा हुआ है। यूँ लगता है इस्टेब्लिशमेंट समेत हर कोई ऐसे फूंक फूंक कर कदम रख रहा है जैसे सरों पर औरतों ने पानी से भरी गागरें उठाई होती हैं। हर किसी को मालूम है कि CIA 1947 में अपने क़याम से लेकर अब तक दुनिया भर के 72 ममालिक की हुकूमतें तब्दील करवा चुकी है। दोस्तों CIA के मुख्तलिफ साबिक सरबराहों ने हुकूमतें गिराने की हिकमत अमली के 5 तरीक़ेकार बताए हैं। नंबर 1, अपोजिशन को सरमाया फ्राहम करना। इस तरीके से बराह रास्त सियासी पार्टियों को सरमाया दिया जाता है या अफवाज के जरिए तख्ता उल्टा जाता है। जनूबी वियतनाम, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला में ऐसा किया गया। दूसरा, लीडरों का कत्ल। इन्होंने कांगो के जमहूरी सदर लिम्बा को कत्ल किया। वो मकबूल था इसलिए हंगामे फूटे और 4 साल मुल्क में कत्लो गारत होती रही। तीसरे नंबर पर माशियत की तबाही। इसे दूसरी ज़बान में माशी कत्ल भी कहते हैं। चिली के मुंतखब सदर अलंदे के खिलाफ यही तरीका इस्तेमाल किया गया और वो चिली की माशियत को मुख्तलिफ पाबंदियों से तबाह कर दिया गया और फिर एक दिन इस अफरा तफरी में अमेरिका की पुश्त पनाही से वहाँ जनरल परोशे बरसर इक़्तिदार आ गया। चौथा, मीडिया पर कब्ज़ा। इस मामले में CIA कमाल करती है। वो अखबार या इसके मालिक को नहीं खरीदती बल्कि आम रिपोर्टर, सहाफ़ी और कालम नगारों को खरीदती है। नोम चोस्की ने अपनी मशहूर किताब रजामंदी की तहलीक में बताया है कि दुनिया के हर मुल्क में लातदार रिपोर्टर, सहाफ़ी और कालम नगार CIA के पे रोल पर होते हैं। 5वां, बदअमनी और अनारकी पैदा करना। CIA ने इस तकनीक के ज़रिए जिस मुल्क में भी हंगामे शुरू करवाए और अपने सरमाए के बलबूते पर गिरोहों में शदीद आना जंगी करवाई,
وہاں علم یہ تھا کہ احتجاج کرنے والی عوام کو بالکل علم نہیں تھا کہ وہ یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ مثلا جب ایرانی صدر مصدق نے تیل کی صنعت کو قومی ملکیت میں لیا تو امریکہ اور برطانیہ اس سے ناراض تھا۔ اس فیصلے کا عام آدمی کی زندگی سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن کروڑوں ڈالر ایرانی سیاسی رہنماؤں کو دے کر مصدق کے خلاف شدید ہنگامے شروع کروائے گئے اور ملک کو ایک ایسی آنا جنگی کا شکار کیا گیا کہ مصدق کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ دوستو، گزشتہ 3 سالوں سے پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک مستقل محاذ آرائی برپا تھی۔ اپوزیشن کا ہر لیڈر اسٹیبلشمنٹ کی جمہوری سیاست میں بیجا مداخلت پر بدنام کر رہا تھا۔ اس میں ایسے لیڈر بھی شامل تھے جو علاج یا مقدموں کے خلاف یا قوم پرست گوریلا جنگ کے سلسلے میں بیرون ملک تھے۔ غیر ملکی اور ملکی اخبارات میں ایک وسیع طبقہ ان رہنماؤں کو نجات دہند اور جمہوری روایات کا پاسمان بنا کر پیش کرتا رہا۔ یہ دانشور سیاستدان ملکی اداروں کو ہوا و عدلیہ اور فوج تھی مسلسل اپنے نشانے پر رکھتے تھے۔ ان 3 سالوں میں ایسا اس لیے ہے کہ گزشتہ تقریباً 31 سال سے پہلے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی جو دنیا کے واحد عالمی طاقت بن چکی تھی۔ اس عالمی اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں چین سے محدود حد تک رومانس کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن اب معاملہ مختلف ہے۔ امریکہ اب واحد عالمی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی۔ چین اور روس باہم ایک قوت بن چکے ہیں۔ اب دونوں جانب ایک ہی قسم کا مطالبہ ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو چین اور روس سے آنکھ مٹکا بند کرو، اور اگر چین اور روس کے ساتھ رہنا ہے تو پھر امریکہ سے طلاق لو۔ دوستو، عمران خان نے جو ہتھ لہرایا ہے وہ دراصل اسی فیصلے کی وارننگ ہے۔ امریکی دفتر خارجہ حکومت نہیں بدلا کرتے، وہ صرف انکار کرنے والے کو اپنے فیصلے سے مطلع کرتا ہے۔ حکومتیں ہمیشہ CIA بدلتی ہے اور انہی 5 طریقوں سے، لیکن وہ کبھی اپنا ثبوت نہیں چھوڑتی۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اللہ حافظ۔